नमस्कार, अक्षर पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। उन वीडियोज का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे जिन्हें आप लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है। अब देखिए 4 शब्द दिए हुए हैं, उसमें आपको बताना ही कर्मधारय समास इनमें से किसमें है। तो देखिए इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है नीलोत्पलम, इसमें कर्मधारय समास होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब देखिए नीलोत्पलम जो बना है वो नील प्लस उत्पल से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है नीला कमल। तो इसमें जो है एक शब्द है विशेषण और एक विशेष्य है, यानी एक शब्द की विशेषता बताई जा रही है दूसरे शब्द के द्वारा। तो ऐसी कंडीशन में जहां पर एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताए तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, यानी कि जो एक पद है दूसरे पद की विशेषता बताता हो तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। अब देखिए जो इसमें जो है चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। समासों में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब जैसे नील प्लस कंठ से मिलकर बनता है नीलकंठ, तो इसमें जो है नील और कंठ से मिलकर जो नीलकंठ बना है उसका अर्थ होता है भगवान शिव, यानी कि नीलकंठ जो शब्द बना है उसका अर्थ नील और कंठ से बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यानी कि जो दो शब्द है वो मिलकर एक शब्द बनाए और जो बनने वाला शब्द है वो उसका जो है अलग ही अर्थ निकल के आ जाए तो वहां पर होगा बहुब्रीहि समास। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इसमें जो दोनों पद होते हैं वो अप्रधान होते हैं। यहां पर ऑप्शन डी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है। तो देखिए इन चारों शब्दों को देख लीजिए, मलयज, जलज, पंकज और वैभव। अब देखिए रूढ़ शब्द कैसे होते हैं। रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं यदि उस शब्द को तोड़ दिया जाए तो जो बनने वाले जो दो शब्दांश हैं उनका कोई अर्थ निकल कर ना आए। वैभव को अगर दो शब्दांशों में तोड़ दें तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, लेकिन बाकी तीनों को अगर हम देखें, मलयज को अगर हम तोड़ दें मला प्लस ज में तो मलय का अर्थ होता है चंदन और ज का अर्थ होता है जन्मा। इसी प्रकार से जलज को अगर हम तोड़ दें जल प्लस ज में तो जल आप जानते हैं पानी को कहते हैं, ज का मतलब होता है जन्मा। इसी तरह से पंकज को हम तोड़ सकते हैं पंक प्लस ज में, तो पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का मतलब होता है जन्मा। ऊपर के जो तीनों शब्द हैं उनको तोड़ भी दें तो उनका जो है एक स्वतंत्र अर्थ निकल के आता है टूटने के बाद जो शब्दांश आए उनका। ठीक है, लेकिन वैभव में ऐसा नहीं है। वैभव को अगर हम तोड़ेंगे तो जो बनने वाले जो शब्दांश हैं उनका कोई अर्थ निकल करके नहीं आएगा। तो इसमें जो है वैभव जो है वो एक रूढ़ शब्द है। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो देखिए परीक्षा जो है वो एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कैसे होते हैं आप जानते ही होंगे, जो संस्कृत भाषा से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। तो परीक्षा जो है एक तत्सम शब्द है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो देखिए तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। बुढ़ापा में जो है भाववाचक संज्ञा है। देखिए भाववाचक संज्ञा कहां पर होती है, वह शब्द जो भाव या अवस्था को प्रकट करता हो उसमें जो है भाववाचक संज्ञा होती है। तो जो बुढ़ापा है वो अवस्था को प्रकट करता है, इसमें भाववाचक संज्ञा होगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो इसमें देखिए चारों शब्दों को आप पढ़ लीजिए। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। जो क्रोध है उसमें भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऑप्शन बी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, देवज्ञ का अर्थ है। तो देखिए देवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। ऐषणा का अर्थ है। अब देखिए चारों शब्दों को आप पढ़ लीजिए, घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या इनमें से कोई नहीं। तो ऐषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। तो सहचर, अरि, मनुज या सखा। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द होता है अरि। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द है रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख। तो खर का पर्यायवाची शब्द होता है गधा। ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। रंगीन छपे शब्द के लिए उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए नीचे पढ़ लीजिए आप, जो वाक्य दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। वह अपने विषय का पूर्ण अभिज्ञ है।
तो देखिए जो अभिज्ञ है उसका हमें विलोम शब्द बताना है। अब देखिए इसमें अभिज्ञ का अर्थ होता है जिसको पूर्ण ज्ञान हो, ठीक है, सब कुछ जानता हो। तो इसका विलोम शब्द होगा अनभिज्ञ, जो ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, यानी कि दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। इसमें ऑप्शन का क्रम थोड़ा इधर उधर हो गया है, आप इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो है अनभिज्ञ वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है शब्द युग्म पर्यंत पर्यंक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अब देखिए पर्यंत का अर्थ होता है तक, जैसा आपने सुना होगा जीवन पर्यंत यानी कि जीवन तक, और पर्यंक का अर्थ होता है पलंग से। तो इसमें तक और पलंग वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है लौकिक का अर्थ है। अब देखिए लौकिक का अर्थ होता है जो इस लोक की बात हो, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है पति एवं पत्नी का जोड़ा, उसको क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए पति और पत्नी के जोड़ा कहते हैं दंपति, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब देखिए इसमें कौन सा वाक्य ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जब दो वाक्य दिए हुए हों और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो, डिपेंड करता हो, तो वहां पर जो है मिश्र वाक्य होगा। अब तुलसीदास ने कहा कि, अब ये वाला जो वाक्य है निर्भर करता है अगले वाले वाक्य पर। क्या कहा, ठीक है, विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इसमें दो वाक्य दिए हुए हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मिश्र वाक्य होता है। तो इसमें मिश्र वाक्य वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। स्वार्थी का विलोम शब्द होगा। तो स्वार्थी का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दो सही होगा, परार्थी। स्वार्थी जो सिर्फ अपने विषय में सोचता हो, अपने लिए कार्य करता हो, उसे बोलते हैं स्वार्थी। तो परार्थी होता है जो दूसरों के लिए कार्य करता हो, दूसरों के विषय में सोचता हो, दूसरों के अच्छाई के बारे में सोचता हो। तो इसमें जो है ऑप्शन दो सही होगा। स्वार्थी का विलोम शब्द जो है वो परार्थी होगा। ऑप्शन दो सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है काम काज में कोरा होना का अर्थ है। तो देखिए काम काज में कोरा होना का अर्थ होता है काम न जानना, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, या जाति विशेष से। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। जो आंचलिक रचनाएं हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। वह रचनाएं जो किसी क्षेत्र विशेष की लोक कथाओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली को चित्रित करती हैं उन्हें आंचलिक रचनाएं कहते हैं। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। आप चारों ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। यह काव्य छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य और पराक्रम का वर्णन करती है। कौन सी, शिवा बावनी। किसने लिखी है, भूषण ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। नर की और नलनीर की गति एक करी जो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है आपको बताना है। चार ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। इसमें जो है सही ऑप्शन होगा बिहारी लाल, ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है। तो इसमें चार ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं उसका नाम आपको बताना है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अज्ञे। सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाह अज्ञे जो है वो प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसमें देखिए चारों लेखक के आप नाम पढ़ लीजिए। आपको मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार का नाम बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार हैं। ऑप्शन डी इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है जायसी किस धारा के कवि हैं। जायसी प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का जो स्त्रीलिंग है वो बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में, यूपी टेट में भी बार बार पूछा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दो सही होगा। कवि का स्त्रीलिंग जो होता है कवित्री होता है। ऑप्शन दो इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। तमस किसकी रचना है। अब देखिए चार लेखक के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है तमस किसकी रचना है। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। जो तमस है वो भीष्म साहनी की रचना है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न है भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
चलिए आगे चलते हैं। ग्रीस में कौन सी संधि है? देखिए ग्रीस जो बना है वो ग्री प्लस ई से मिलकर बना है। इसमें ग्री की छोटी ई और ईस की बड़ी ई मिलकर जो है बड़ी ई बनाती हैं, तो इसमें होगी दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि वाला जो ऑप्शन इसमें सही होगा, जो दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अत्यंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखिए अत्यंत का संधि विच्छेद होगा अति प्लस अंत, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। संगीतज्ञ में कौन सा समास है? देखिए संगीतज्ञ का अर्थ होता है संगीत का ज्ञाता, तो इसमें जो का है उसका लोप हो रहा है, जो का शब्द है उसका लोप हो रहा है। इसमें जो है तत्पुरुष समास होगा, चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है यथासाध्य में कौन सा समास है? अब देखिए यथासाध्य में जो पहला जो शब्दांश है यथा, वो एक अवयव है। अवयव क्या होते हैं? जो लिंग वचन कारक के परिवर्तित होने पर परिवर्तित नहीं होते हैं या उनमें विकार नहीं आता है, उन्हें कहते हैं अवयव। तो जो यथा है वो एक अवयव है, तो इसमें अवयवी भाव समास होगा, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो देखिए मदन सलाका जो है वो कोयल का पर्यायवाची शब्द होता है, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं। किरण का पर्यायवाची है, अब देखिए रश्मि, मयूख, मरीचि, ये तीनों ही जो है किरण के पर्यायवाची शब्द है, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ये सभी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साक्षरता का विलोम शब्द होगा। साक्षरता का विलोम शब्द होगा निरक्षरता, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हित शब्द का विलोम शब्द होगा। तो देखिए हित शब्द का विलोम शब्द होगा अहित, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।